क्लास ग्रुप पे स्टार्ट हो गई है क्लास। कहाँ तक कर लिया था हमने चैप्टर ये? आई थिंक यहाँ तक हमने कर लिया था। ये कर लिया था ना, टम्बलिंग वगैरह। यहाँ से शुरू करना है, रिंसिंग से स्टार्ट करना है। स्पंदन अवपातन यहाँ तक कर लिया था, इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मशीन के साइज और धोए जाने वाले वस्त्रों के प्रकार के आधार पर आंदोलन को प्लास्टिक, धातु अथवा बैकलाइट का बनाया जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बताया जो मशीन के जो अंदर जो होते हैं, जो इसका ये करते हैं, एजिटेटर्स होते हैं जो घुमाते हैं। हमने कल वीडियो देखी थी ना, उसमें हमने पूरा देखा था किस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनाया जा सकता है, या तो प्लास्टिक का होगा या एल्युमिनियम का होगा या बैकलाइट का होगा। और इस प्रकार के अपमार्जकों, विरंजकों, गुड इवनिंग, मृदुकारकों इत्यादि से प्रभावित नहीं होते। और ये जो, क्योंकि आपको पता है कि वॉशिंग के टाइम पे हम बड़े सारे डिटर्जेंट और अलग अलग तरीके के, जैसे हम वैनिश वगैरह डालते हैं, तो इन सब की वजह से उस पर जंग ना लगे या वो ख़राब ना हो, इस चीज़ के ध्यान में रख के ही उसका मटेरियल चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस मशीन में जो भी आप देखोगे, वॉशिंग मशीन के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है बनाने के लिए, वो इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है कि या तो पानी से ख़राब ना हो, या उसमें जो जिन तरीके के ब्लीचिंग एजेंट्स या जो भी हम क्लीनिंग एजेंट्स या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वो सब जो है वो ख़राब ना कर दे उसको, ताकि मशीन हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है बेसिक थोड़ा सा। उसके बाद हमारा दूसरा, इसके बाद वॉशिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? खंगालना, यानी कि रिंसिंग। ठीक है, रिंसिंग यानी कि जब आप पानी में क्या करते हो, कपड़े को निकालते हो ताकि सारा डिटर्जेंट या जो भी आपने उसके अंदर डाला है, जो भी केमिकल्स वगैरह आपने डाले, वो हो जाए। रिंसिंग क्या होता है? धुलाई चक्र में ये महत्वपूर्ण चरण है। यदि कपड़ों को अच्छी तरह खंगाला ना जाए तो वो मटमैले दिखाए जाते हैं और बुनावट कड़ी हो सकती है। ज़्यादा टाइम तक अगर कोई भी कपड़ा जो है वो किसी भी डिटर्जेंट या किसी केमिकल के कांटेक्ट में रहेगा, जब उसमें से अगर मान लीजिए हमने सही तरीके से खंगाला नहीं और डिटर्जेंट या जो भी सर्फ वगैरह है वो उसी के अंदर रह गया, तो इससे क्या होता है? कपड़े को नुकसान होता है। कपड़ा या तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, या जो है उसकी वो कड़ा हो जाता है, या फटने के भी फट भी सकता है इस तरीके से, क्योंकि वो वीक हो जाता है कपड़ा। ठीक है, तो इसीलिए हमें खंगालना जो है अच्छे तरीके से ज़रूरी होता है। और मशीन का डिज़ाइन भी इसी तरीके से होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से सारा जो है कपड़े में से डिटर्जेंट या जो भी केमिकल वो सब निकाल दे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका वाटर एक्सट्रैक्शन। वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि आपका जल निष्करण। धुलाई और प्रत्येक खंगालने की प्रक्रिया के बाद जल को निकाल दिया जाता है, और 3 तरीके से। अभी किस तरीके से निकाला जाएगा? सॉरी,
इसके किन किन तरीके से निकाला जाता है। पहला होता है स्पिनिंग। सबने वॉशिंग मशीन्स देखी हुई है, सबको पता है वॉशिंग मशीन कैसे दिखती है। तो वॉशिंग मशीन के आप अगर टिपिकल नॉर्मल जो घरों पे यूज़ होती है, ज़्यादातर वो होती है 2 टब वाली, है ना। 2 टब मशीन्स देखी है सबने, है ना। तो 2 टब मशीन जो होती है उसमें जो एक तो जहाँ पे वॉशिंग की जाती है, फिर उसी में ही साफ पानी से उसको खंगाल लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, पानी कपड़े में से निकालने के लिए चक्रण यानी कि स्पिनर यूज़ किया जाता है, जो बिल्कुल साथ वाले टब में होता है। तो ये क्या है चक्रण में, किस तरीके से अब स्पिनिंग का क्या प्रोसेस होता है। 300 आरपीएम पे होता है, ठीक है। स्पीड जितने मतलब 1 मिनट में 300 चक्कर जो है वो स्पिनर लगाता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा स्पिनर, इस स्पीड पे उसे चलना चाहिए। से अधिक गति के चक्रण होने पर एक अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है जो जल को ऊपर और बाहर फेंकता है। यह जल पंप द्वारा नाली से बहा दिया जाता है। तो अगर आपकी स्पिनर की स्पीड 300 आरपीएम से कम है, यानी 1 मिनट में 300 चक्कर जो है वो अगर उससे कम नहीं लगा पाती है, तो वो प्रेशर उतना नहीं बनता, पानी इतना जल्दी ऊपर नहीं निकल पाता। तो इसीलिए कम से कम कितने चक्कर होने चाहिए, 300 आरपीएम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि एक स्पिनर की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर वो पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है और जल जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 300 आरपीएम। 300 आरपीएम, ठीक है। ये अंडरलाइन करके रखिए। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है ये एक होता है स्पिनिंग की तरीके से जल निकालना, कि जो कपड़े में से जो हम पानी निकाल सकते हैं, तो ये गोल घूमकर स्पिनिंग के तरीके से निकल सकता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बॉटम ड्रेन यानी कि तली निकास। छिद्रित टबों वाली मशीन धुलाई, अब जिसमें मान लीजिए सिंगल टब है, तो छिद्रित टबों वाली मशीन धुलाई की प्रक्रिया समाप्त होने पर और फिर खंगालने की प्रक्रिया समाप्त होने पर रुक जाती है और जल तली में नाली द्वारा बाहर निकल जाता है। निकास अवधि के अंत में टब ऊपर दिए अनुसार चक्रण करता है, जिससे कि कपड़ों से बचा खुचा जल भी बाहर निकल जाता है। तो एक तो हमने देखा कि जो 2 टब वाली में अलग से स्पिनर होता है, और अगर सिंगल टब वाली है जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता था, एक ही टब में धुलाई भी होती है, एक ही टब में सूखता भी है, ड्रायर भी होता है, और एक ही टब में जो है स्पिनिंग भी होती है। तो कपड़े धुलाई के बाद उसे खंगालने के बाद क्या होता है, इसी वही टब जो है वो इतनी तेज़ स्पीड से घूमता है, सेम वही जो धोते समय कम स्पीड पर घूम रहा था, अब वो इतनी तेज़ गति से घूमता है और नीचे सारा बचा हुआ जो जल होता है वो कहाँ जाता है, तल पर बॉटम पे आ जाता है और फिर वो जो है निकल जाता है, ठीक है। समझ आया, ठीक है। तली निकास और चक्रण का संयोजन। कुछ मशीनें बिना रुके तली के से जल निकाल करती हैं अथवा तली से निकास चक्रण की अवधि में होता है। यह पद्धति जल का श्रेष्ठ निकास उपलब्ध कराती है, क्योंकि यह तल से भारी गंदगी और जल में निलंबित गंदगी को निकाल देती है। अब इसमें क्या है, दोनों का बॉटम नीचे से भी निकल जाता है और स्पिनिंग दोनों तरीके से इसमें मेथड होती है। तो इसमें जो है रुके बिना ही अपने एक ही साथ में वो एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो बिना रुके जो है, जैसे कई बार बीच में रुक जाती है मशीन, पर इसमें जो है बिल्कुल भी रुकती नहीं है, वो एक साथ जो है वो एक ही साथ में सारा का सारा धुलाई वगैरह एक साथ जो है वो उसमें हो जाती है। तो कोई बीच में प्रोसेस उसमें रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कंटिन्यूसली ये प्रोसेस साथ के साथ एक ही बार में चलता रहता है, ठीक है। चक्रण के समय वस्त्र को निकाले गए जल की मात्रा टब के चक्रण की गति प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित होती है। यह गति 333 से लेकर 1100 आरपीएम तक अलग अलग हो सकती है। तो हमने कहा मिनिमम 300 होनी चाहिए। ये जो है ये गति जो है कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 333 से 1100 आरपीएम तक होती है अलग अलग मशीन के उस पे हिसाब से। लगभग सूखने तक चक्रण नहीं किया जाता, क्योंकि इसे वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इस्त्री करना बहुत कठिनाई होता है। चक्रण की उपयुक्त गति कितनी होनी चाहिए, 600 से 620 आरपीएम। बिल्कुल 100% आप पानी निकाल अगर वो कपड़े में से दोगे, तो उससे एक डिसएडवांटेज ये होती है कि उससे कपड़ों में सिलवटें परमानेंटली पड़ जाती है और निकालनी मुश्किल होती है। तो इसीलिए आइडियल कितने होने चाहिए, 600 से 620 आरपीएम,
ठीक है। तो मिनिमम हमने पढ़ी 300, रेंज क्या होती है 300 से 1100। अगर 1100 तक चली गई तो कपड़े में सिलवटें पड़ेंगी, तो आइडियली हम कितना करते हैं 600 से 620 आरपीएम। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। यस तीन मैम। तरीके से हमारा जो है पानी जो है कपड़े में से निकाला जाता है मशीनों के माध्यम से। उसके बाद अब आता है अब धोना, और जो आपका पानी निकालना है ये सब एक ही कैटेगरी में। इसके अलावा जो हम बोलते हैं ना कि हम स्पिन करते हैं तो वही ड्राइंग में आता है, नहीं, इसके अलावा ड्रायर्स अलग होते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन अलग होती है और इसके अलावा जो होते हैं ड्रायर्स अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कमर्शियल ड्रायर्स होते हैं, बिल्कुल मशीन की तरह ही दिखते हैं ये, पर इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो है ये देखो मशीन की तरह ही दिखते हैं, पर इसका काम सिर्फ यहाँ पे एयर गर्म हवा के माध्यम से क्या करते हैं, ये कपड़े को सुखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ड्रायर अलग उपकरण होता है, अलग जो है होता है इंस्ट्रूमेंट, और जो है वॉशर जो होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, वो अलग मशीन होती है। तो खुले में सुखाने के अलावा व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर वस्त्रों के सुखाने के लिए शुष्कशों या ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखते हो कि विंटर्स में जो है हमारी धूप नहीं निकलती, तो एक बड़े डिसएडवांटेज है। हम नॉर्मली तो कपड़े जो है हम ज़्यादातर लोग जो घरों पर ड्रायर नहीं रखते, पर जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे धूप नहीं निकलती, जो कि जैसे मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ही विंटर्स में धूप निकलती नहीं है, बर्फ़ पड़ती रहती है हमेशा, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कपड़े धूप में तो धूप ही नहीं है तो धूप में सुखाएंगे किस तरीके से। तो वहाँ पे ड्रायर का जो है ये चलन जो है बहुत कॉमन है। वहाँ पे जो है कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर दोनों का ही इस्तेमाल एक साथ दोनों ही का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी बड़े स्तर पर, क्योंकि भारत जैसा जो देश है जहाँ पे धूप आराम से निकलती है, वहाँ हमारे यहाँ पे अभी ये ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। पर जो कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि डिपेंडेंट नहीं रह सकती नेचुरल तरीके से धूप पर, तो उन्हें भी ड्रायर्स का जो बड़ी लॉन्ड्रीज होती है वो क्या करती है, ड्रायर्स खरीदती है। तो क्या लेती है वो, सुखाने के उपकरण उनको यूज़ करने पड़ते हैं। तो शुष्कशों में दो प्रकार से प्रचालित होते हैं, अपेक्षाकृत निम्न ताप की वायु वाला को और उच्च ताप की वायु। ठीक है, अब उसमें क्या है कि तापमान कम है, ठीक है, पर जो प्रेशर है उसका हवा का वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, यानी कि तापमान मान लीजिए उबलता पानी आपने देखा है और एक आपका कोसा पानी होता है। ठीक है, तो एक हो गया 60 डिग्री और एक आपका हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि तापमान कम रख रहे हो, 60 डिग्री रख रहे हो, पर वो चल कितनी तेज़ गति से रहा है, बहुत तेज़ गति से रहा है। ठीक है, हवा का जो वेलोसिटी, जैसे पंखा आपका स्पीड बढ़ाते घटाते रहते हो, तो उसमें जो स्पीड है पंखे की वो बहुत तेज़ होती है, पर वो पंखे से जो हवा निकल रही है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। एक तो तरीका ये होता है, अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु को उच्च वेग से प्रचालित किया जाता है। तो ये इसका मतलब हो गया। आप एक इमेजिन करो कि उसमें जो पंखे लगे हैं वो उससे हवा ज़्यादा गर्म नहीं आ रही है, पर वो बहुत तेज़ हवा आ रही है। ठीक है, अब नॉर्मली भी देखते हो जैसे अभी आजकल का मौसम क्या है, हवा धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, गर्माहट नहीं है, पर हवा बहुत तेज़ होती है। इससे भी क्या होते हैं, कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि हवा जो है वेलोसिटी गति जो है हवा की बहुत तेज़ है। तो एक तो मेथड ये हो गई कि तापमान ज़्यादा तेज़ ज़्यादा नहीं है, पर गति जो है हवा की वो बहुत ज़्यादा है। कमरे की वायु शुष्क के सामने के पैनल के नीचे से प्रवेश करती है, ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होती है और फिर वस्त्रों में से होती हुई निकास नली द्वारा बाहर निकल जाती है। इससे कमरे का तापमान और आर्द्रता सामान्य बने रहते हैं। इसमें क्या है, वही है कि जो कपड़े से निकलेगी, कमरा मतलब ये आपका जो टब है, ठीक है, ये कमरा है। ड्रायर जो है ना, ड्रायर रूम है, ये ड्रायर है। इसमें हवा जो एक साइड से आएगी और कपड़े से गुजर कर जाएगी, कपड़े की नमी अपने साथ लेकर दूसरे पंखे के दूसरे माध्यम से वो हमेशा आउटलेट से निकल जाए। तो एक इनलेट है और एक आउटलेट है। हवा आ किसी और जगह से रही है, जैसे मान लीजिए ऊपर से आ रही है तो नीचे से जाएगी, नीचे से आ रही है तो ऊपर से जाएगी, इधर से आ रही है तो इधर से जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चलेगी।
आई बात समझ यहाँ पे? तो मॉइस्चर भी निकलता Yes. है और गर्माहट की वजह से जो जो है उसमें नमी भी कपड़े में से निकल जाती है। दूसरा तरीका होता है उच्च ताप की वायु धीरे धीरे प्रचालित की जाती है। अब तापमान ज़्यादा है पर क्या है, गति जो है, हवा जो पंखा है उसकी स्पीड क्या है, स्लो है। अब इसमें वह वायु शुष्क में प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत से ऊपर से गुजरती है। अब देखो, अब हम, एक होता है कि इसमें फैन है, पर हवा का जो तापमान है वो कैसे नियंत्रित होगा? नियंत्रित करने के लिए उसमें हीटिंग प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। जैसे आपका तवा होता है ना, उसी तरीके से गर्म करने के लिए हीटर होता है, तवा होता है। अब वो इस तरीके से कुछ उसमें हीटिंग प्लेट्स लगी होती हैं, जो कि अब हवा जो है वो तो सेम टेम्परेचर से होगी जो आसपास का जो हमारा तापमान है उस समय का, पर उससे क्या होगा कि हीटिंग प्लेट से वो टेम्परेचर जो है हवा उससे गुजरेगी, तो वो अपने आप अंदर जाते समय वो गर्म हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से गर्म होती है, ठीक है। तो उसमें प्रवेश करती है तो शुष्क के शीर्ष पर स्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन आपका होता है उस तरीके से। फिर नीचे की ओर से वस्त्र से गुजरते हुए निकास नली द्वारा भेज दिया। अब तापमान अधिक है पर गति जो है पंखे की धीरे धीरे है, तो आराम से वो बस एक साइड से होती हुई दूसरे साइड से गुजरती हुई कपड़े में से निकलती है। क्योंकि शुष्कों की वायु की गति धीमी होती है, अतः निकासी वायु में की आर्द्रता उच्च होती है। अब क्योंकि स्पीड जो है वो कम है, तो इससे एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हवा जो है उसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि तापमान आप ज़्यादा कर रहे हो, पर धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम डेवलप हो जाएगी उसके अंदर, और जिस वजह से क्या होगा कि उसमें आर्द्रता हवा में भी रहेगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें आर्द्रता क्योंकि इतनी तेज़ गति से है, तो उसमें आर्द्रता जो है वो सामान्य बनी हुई है, पर इसमें क्या है क्योंकि गति कम है, तो वो इतनी टाइम आराम से उसको मिल जाता है कि नमी जो है अभी कमरे में उसी एरिया में ही रहती है, ठीक है। आई बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या क्या प्रोसेस कर लिया, धोना, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, उसके बाद उसके अंदर से जल जो है वो कैसे निकास किया जाता है, फिर उसके बाद सुखाया कैसे जाता है, ठीक है। ड्रायर का तक कर लिया हमने। इसके बाद जो है हमारा अगला चरण आता है कपड़े को इस्त्री करना या प्रेस करना, ठीक है। अब प्रेस मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना उस दिन कि किस तरीके से कमर्शियल काम, नहीं आपको नहीं, मैंने दूसरी क्लास को दिखाई थी, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. इस तरह के बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, टेम्परेचर मेंटेन होता है इसके अंदर, इन रोलर से गुजरते हुए जो है कपड़ा जो है वो प्रेस होता जाता है। ये देखिए, ये स्टीम प्रेस है।
ये बटन लगा हुआ है, स्टीम इससे डेवलप हो जाती है। देखो इसमें ऊपर भी बटन लगा हुआ है, ऊपर से स्टीम आती है, नीचे के लिए पैर से स्टीम का बटन है। इससे आप वो दोनों प्रेस करोगे तो ऊपर से भी स्टीम आएगी, नीचे से भी स्टीम आएगी। और देखो इसकी शेप इस तरीके की है कि पूरी का पूरा जो ट्राउज़र है वो एक ही बार में ही प्रेस हो जाएगा। देखा, इससे मैनुअल काम जो है आपका थोड़ा कम हो जाता है। आपको इतनी देर लगती है जो प्रेस करने में घर पर, वो काम जो है आपका ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। इससे भी बड़े बड़े हमने दो तरीके के देख लिए, तो रोलर से गुजारना हो गया, और दूसरा हमने देखा कि जैसे हम घर पर करते हैं, पर उसमें क्या है, एक बार में ही आप ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रेस कर सकते हो। ठीक है, देख के सबको समझ आ गया है कैसे Yes, काम ma'am. कर रहा था। Yeah. अधिकांश घरों में एक इस्त्री होती है और प्रेस करने के लिए एक स्थायी स्थान होता है। हम सबको, हम घर पे क्या करते हैं, या तो हमने परमानेंट एक जगह बनाई होती है, इससे वहाँ पे प्रेसिंग टेबल होता है, हम उस पर करते हैं। या हम क्या करते हैं, नॉर्मली टेबल रख कर फिर प्रेस करने की वहाँ पे इंतज़ाम करते हैं, अगर हमारा टेम्परेरी हमें करनी होती है तो इस्त्री करना एक प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र का प्रयोग में लाते या धोते समय पड़ने वाली सिलवटों को समतल किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने पढ़ा ना कि हम जब स्पिनिंग का प्रोसेस करते हैं, या जैसे हम घर पर अगर हम मान लो स्पिन नहीं भी करते कपड़ा, हम हाथ से भी धोते हैं, तो हम निचोड़ते हैं जब कपड़े को, तो उसमें सिलवटें पड़ जाती है। अब उन सिलवटों को निकालने के लिए हमें प्रेस करना ज़रूरी होता है। प्रेस करने से पोशाक की बाहों पर, पेट पर, पेंट पर और चुन्नट वाले स्कर्ट के बीच क्रीज डालने में भी मदद मिलती है। और ऐसी जगह जहाँ पे हमें कहीं पर क्रीज डालनी होती है, जैसे पैंट के ऊपर पे जो है वो डलती है, आपके जो है सलवार पर क्रीज डालनी कई जगह डालनी पड़ती हैं, कई स्कर्ट्स वगैरह में चुन्नटें डालनी पड़ती हैं, आप अपने दुपट्टा अगर प्रेस कर रहे हो उसमें भी आपको चुन्नटें डालनी पड़ती हैं, तो वो भी हमें मदद इससे मिलती है। इस्त्री में चिकनी धात्विक सतह होती है जिसे गर्म किया जाता है। आप सबको पता है प्रेस कैसे दिखती है, सबको पता है ना प्रेस कैसे दिखती है। Yes, ma'am. जो उसमें एक आपका ये इस तरीके के नीचे वाला जो आपका सरफेस है, ये जो है ये एक वो होता है आपका मेटल प्लेट होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है ये। ठीक है, तो ये जो है ये गर्म होती है और जिससे कि हीट मिलती है। ठीक है, ये चिकनी सतह धात्विक सतह जिसे गर्म किया जाता है। अधिकांश विद्युत इस्त्रियों में उनके भीतर ही तापस्थायी बना होता है। तापस्थायी का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल यानी कि ज़्यादा आजकल जो आपके घरों पे आती हैं इस्त्रियाँ, उसमें अपने आप ही टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अपने आप देखते हो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कट लग जाता है और वो लाल जो बत्ती जल रही होती है वो Yes, बंद हो ma'am. जाती है ना, तो वही होता है, वो आपका तापस्थायी होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। ठीक है, बना होता है जो कपड़े के लिए उपयुक्त ताप का समायोजन करता है। आपको सेटिंग करनी है कि आप कौन सा कपड़ा कर रहे हो, अपने आप वो डिसाइड करता है कि ये इतने तापमान के बाद इसमें जो है इससे ज़्यादा तापमान नहीं होने देना। जब उतना तापमान अचीव हो जाता है उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाती है प्रेस। ठीक है, इस्त्री में ऐसा तंत्र भी हो सकता है जो उसके प्रयोग के समय भाप उत्पन्न करे। हमने भी देखा ना कि कैसे स्टीम डेवलप हो रही थी,
तो ये भी एक तरीका होता है, जैसे हम पानी डालें और वो टेम्परेचर जो है वो एक अलग जगह है जहाँ से वो पानी जो उबल रहा है और उसमें स्टीम बन रही है, भाप बन रही है। स्त्री का भार 1.5 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्त्री का भार कितने से कितने किलोग्राम तक होता है। घरेलू स्त्री का कितने से कितने होता है जो हम घर पर यूज़ करते हैं, 1.5 किलो से 3.5 किलो तक की एक स्त्री हो सकती है। घरेलू उपयोग के लिए हल्की स्त्रियाँ पसंद की जाती है, यद्यपि भारी वस्तुएं जैसे पर्दे, चादर इत्यादि जो हम धोबी के पास जाते हैं ना प्रेस कराने के लिए, उनकी स्त्री भारी होती है 3.5 किलो की, और जो हम घर पर यूज़ करते हैं वो हम 1.5 किलो तक की स्त्री यूज़ करते हैं। आजकल और भी लाइट वेट आने लगे हैं। ठीक है, जब हम भारी चीज़ को प्रयोग, भारी कपड़े हो गए जैसे पर्दे, चादर, इन सबको हमें इस्त्री करना होगा तो हम भारी इस्त्री का प्रयोग करेंगे। अगर हमें हल्के नॉर्मल घर पे पहनने वाले कपड़े करने होंगे तो हम हल्की इस्त्री का प्रयोग करेंगे। यद्यपि अधिकांश मामलों में गर्म करने का कार्य विद्युत से किया जाता है। अब ये कैसे होता है, ये कंडक्शन बोला जाता है इसको। जब इसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करते हो। इस सेम तरीके से आपके जो आपके स्टोव है वो चलता है, आपका जो आप क्या बोलते हो आपका ओवन वगैरह वो इसी तरीके से काम करते हैं। आपका ओवन हो गया, आपका ब्रेड का टोस्टर हो गया इलेक्ट्रिक वाला, ये सब जो है ये आपका घर का हीटर हो गए, ये सब इसी तरीके से आपका जो क्या बोलते हैं इसको गीज़र वगैरह, ये सब इसी तरीके से काम करता है, जिसमें बिजली को उसमें हीट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, गर्म जो है उसमें कराया जाता है बिजली द्वारा। भारत में अभी भी कोयले से गर्म किए जाने वाली इस्त्रियाँ देखी जाती है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है विद्युत, हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी को आप हीट में कन्वर्ट करो। दूसरा तरीका है कि आप क्या कर रहे हो, कोयले की मदद से, कोयले की मदद से भी क्या कर रहे हो आप कि आप गरम कोई चीज़, कोयला गरम कर रहे हो जिससे आप बाद में इस्त्री में डाल रहे हो और फिर वो उसको भी गर्म करता है। तो एक चीज़ पहले गर्म करी जाती है, कोयला, उससे हीट जो डेवलप होती है उससे जो आपके प्रेस है वो गर्म की जाती है। तो दूसरी तरीका ये होता है। कोयले की इस्त्री का ढक्कनदार धातु के बक्से में, आपको पता है कोयले वाली देखी है आपने? यस मैम। ये तरीके की होती है, बॉक्स बना होता है, इसके अंदर कोयला रखा जाता है, सबने देखी है ये। ठीक है, यस मैम। इसमें गरम कोयला डाला जाता है। कोयले की इस्त्री में ढक्कनदार धातु के बक्से की तरह होती है, इसमें इस्त्री को गर्म करने के लिए जलते हुए कोयले के टुकड़े रखे जाते हैं। पर ये जो है ये आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे अपने घर पर इस तरीके से करोगे तो आपको तापमान का अनुमान नहीं लगा पाओगे और कपड़ा जल सकता है, क्योंकि इसमें आपका थर्मोस्टेट नहीं है, कोई गर्म कंट्रोल नहीं कर लेगा हीट। तो ये आपकी इसी के अपने अंदाजे से ही चलाई जाती है। परिवार में काम आने वाली पोशाकें, घरेलू वस्तुओं की देखरेख और रखरखाव विभिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। घरेलू धुलाई द्वारा वस्त्रों और दैनिक उपयोग की छोटी वस्तुओं का ध्यान रखा जाता है। घरेलू लिनन की बड़ी वस्तुएं और कुछ विशेष वस्तुएं व्यावसायिक धुलाई घरों, लॉन्ड्रियों में भेज दी जाती हैं। तो नॉर्मली तो हम ही घर पर कपड़े धोते हैं और घर पर ही हम क्या करते हैं, सारा रख रखाव करते हैं। पर जो हमारी कई चीज़ें हमारे जो महंगी है या भारी होती है जो हमें घर पर धोना, जैसे आपके कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गई, कोट हो गए, ब्लेजर्स हो गए, आपके कोई बाहर के लहंगे हो गए, साड़ियाँ हो गई, वो जब अगर आप घर पर धोगे तो आप उसको ख़राब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी देखभाल किस तरीके से करनी है, या आपके पास वो उपकरण नहीं है जिसके माध्यम से उनकी देखभाल करनी होती है। तो उसके लिए आपके पास क्या विकल्प होता है, आप उसे बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियों में या आसपास जो आपके यहाँ छोटी कोई इकाइयाँ हैं लॉन्ड्रियों की, आप वहाँ भेज दो। सबने देखा है लॉन्ड्री में ऐसे कपड़े, अब आपका महंगा है, आपका कोई सिल्क का लहंगा है तो आप घर पर धोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप वो कहाँ भेजोगे, लॉन्ड्री में भेजोगे, ताकि वहाँ से उसकी सफाई अच्छे से हो सके। इसी तरीके से घर पर आप कंबल, रजाइयाँ या आप ऐसी चीज़ें धोगे तो वो ख़राब होने का डर रहता है, तो इसीलिए हम वो कहाँ भेजते हैं, लॉन्ड्री में भेजते हैं। कभी कभी व्यवसायी व्यक्ति की सेवाएं भाड़े पर ली जाती है और धोने अथवा इस्त्री और सुसज्जा करने के लिए घर के कपड़े इकट्ठे करता है। कुछ लोग जो अपने घर पर धोते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, हर हफ्ते या हर रोज़ जो है एक उन्होंने धोबी रखा होता है, जो उनके इस्त्री वाला का काम, इस्त्री का काम या धोने का काम होता है, वो सब
इकट्ठा करके लेकर जाता है और उसके घर में सफाई वगैरह ये सब धो वगैरह करके अगले दिन या अगले हफ्ते जो है उसको दे जाता है। तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। धोबी देखे ना, कई लोग अपना नाम धोबी रखाए होते हैं, घर पर कपड़े नहीं धोते ना प्रेस करते हैं, वो बाहर से करवाते हैं। तो इस प्रकार के व्यवसाय जिन्हें अक्सर धोबी कहते हैं, घरों, विद्यार्थियों के छात्रावास, छोटे होटल और रेस्टोरेंटों जैसी संस्थाओं को सेवा देते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? नॉर्मल जैसे घर में कामकाजी लोग हैं, नहीं उनके पास समय कपड़े धोने का, वो करते हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं वो करते हैं। छोटे होटल्स होते हैं जो जिनके पास जो अपने खुद की लॉन्ड्री बनाने के लिए इतना रिसोर्स नहीं है, वो करते हैं। रेस्टोरेंट होते हैं, ये सब जहाँ पे ज़्यादा धोने वोने का काम नहीं होता, वो लोग ऐसी सेवाएं का लाभ लेते हैं। वे सामान्यतः अपने घरों में काम करते हैं। धुलाई के लिए वे शहरों और नगरों के विशेष निर्दिष्ट स्थानों का उपयोग करते हैं, जिन्हें धोबी घाट कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता ही है धोबी घाट होती है जहाँ पे सारे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। व्यक्ति कार्यकर्ताओं की संकल्पना लॉन्ड्रियों या ड्राई क्लीनर शॉप, धुलाई करो या निर्जल धुलाई की दुकानों में विकसित हो गई हैं। अब क्या है आपका ड्राई क्लीनर शॉप? ड्राई क्लीनर का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री तो होती है जहाँ पे कपड़े धोने का, धोबी जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा एडवांस जो धोबी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री बोलते हैं। वहाँ पे धुलाई भी, पानी की धुलाई भी होगी, नॉर्मल भी होगी, कपड़े प्रेस भी होंगे। जो ड्राई क्लीनिंग शॉप होती हैं, ड्राई क्लीनिंग में सिर्फ सूखी धुलाई की जाती है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ या ना? हेलो, हेलो, Yes, ma'am. आवाज़ आ रही है ना? बीच में नेटवर्क लूज हो गया ना। कहाँ तक सुना आपने लास्ट मैंने जो बोला था? ये मैं हाँ, मैं ड्राई क्लीनिंग का बता रही थी आपको। एक होता है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब है कपड़े की धुलाई, चाहे पानी से हो, चाहे सूखी हो, चाहे उसमें प्रेस करना हो, कुछ भी हो, वो सारे ड्राई क्लीनिंग में आता है। सॉरी, वो सारे लॉन्ड्री में आता है। ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है सूखी धुलाई। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग में आपको पता है कि सूखी धुलाई हो रही है। अब इसमें जो है आपके साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं होता और पानी का प्रयोग नहीं होता। इसमें ऐसे केमिकल्स का प्रयोग होता है वो जो फटाफट उड़ जाते हैं और जो आपके कपड़े को साफ भी कर देंगे। ठीक है, काम वही करते हैं वो जो पानी और डिटर्जेंट करते हैं, पर वो क्या होते हैं? वो लिक्विड नहीं होते हैं, वो उड़ जाते हैं कपड़े में से फटाफट। ठीक है, तो कपड़े को गीला नहीं होने देते वो। आई बात समझ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Firstly, once ये our देखो। clothes have been pre-spotted, our clothes are placed into a cleaning machine and submerged into non-water-based solvent. अब इसमें जो इन्होंने अभी डाला था, जो लिक्विड डाला उन्होंने, वो लिक्विड नहीं है, वो ऐसा सॉल्वेंट है जो उड़ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वो आपने मशीन के अंदर साबुन और पानी की जगह वो डाल दिया। वैसी ही वॉशिंग मशीन है, वही काम करेगी। Are then floated in a perforated cylinder while the cleaning solvent is releases a steady amount throughout the entire process. अभी कपड़ा धुल साफ हो रहा है साथ के साथ। He spin the clothes to get rid of any excess solvent and releases warm air. New cloth
immerse. इसके बाद गर्म हवा से क्या करा जाता है, वो सारा का सारा जो उन्होंने सॉल्वेंट डाला वो सारा उड़ गया। उसके बाद ये करा उन्होंने कि कपड़े के अंदर बिल्कुल भी उसका ट्रेस ना रहे, इसीलिए गर्म हवा पास कर देते हैं, Completely जिस dry. तरीके से ड्रायर काम करता And है। finally, finishing. Once your clothes have gone through the complete dry cleaning process, they're pressed, steamed, or ironed for presentation. ठीक है, अभी यही वही प्रेस चल रही है, ये प्रेस हो रही है। जब भी आपको दिखाई दी ना प्रेस कैसे होती है, तो ये फिनिशिंग करके अगर कोई बाल बाल है तो वो सब निकाल दिया उसमें से, और अब जो है वो उसमें प्रेस कर रहे हैं। This is the part we love because it makes our clothes look and feel amazing. समझ आ गया? तो Yes, इस तरीके से हमारा लॉन्ड्री जो और ड्राई क्लीनिंग शॉप्स में अंतर बताया था मैंने कि इसमें क्या होता है। लॉन्ड्री में वैसे ही धुलाई होगी जैसे हमने करा, पर इसमें लिक्विड भी उसका भी इस्तेमाल होता है, पानी और डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल होता है, और वैसी मशीन्स होती है। ड्राई क्लीनिंग की जो दुकान होगी वहाँ पे पानी का और जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल ना होकर ऐसे सॉल्वेंट का होता है, जो कि कपड़े को साफ भी कर देते हैं और जो है वो गर्म हवा से उड़ भी जाते हैं, ताकि वो कपड़े के अंदर ना रहे, कपड़ा बिना गीला किए इसमें काम होता है। तो यहाँ ग्राहक धुलवाने के लिए वस्त्र लाते हैं, कुछ दिन बाद धुले हुए इस्त्री किए गए वस्त्रों को ले जाते हैं। ये ग्राहक कोई व्यक्ति या संस्था हो सकती है। अब वो ये ना, ग्राहक कौन हो सकता है, संस्था किस प्रकार की संस्था, होटल हो सकता है, आपका हॉस्टल हो सकता है, आपका कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, ये संस्था हो गई। ठीक है, तो ये संस्था भी हो सकती है, और इंडिविजुअल जैसे हम लोग जाके अपने अपने कपड़े देकर आए और हमने अपने कपड़े ले लिए। बड़े धुलाईघरों में अक्सर शहर के विभिन्न भागों से कई केंद्र या दुकानें होती हैं। कुछ धुलाईघर ग्राहक से सामग्री लेने और पहुंचाने की सेवाएं भी देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ धुलाईघर खुद जाकर, एक में तो होता है आपको जाकर सामान देना है अपना, दूसरे में क्या होता है वो खुद ही लेने जाते हैं और खुद ही आपको घर पर सफाई करके कपड़े की धोकर सुखाकर प्रेस कर दे जाते हैं। यह विशेष रूप से छात्रावास, होटल, किस तरीके की संस्थाएं अब ऐसी सुविधाएं लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल, होटल्स, रेस्टोरेंट, छात्रावास, ठीक है, ये सब जो है ये सेवाएं इनकी लेते हैं। किसकी सेवाएं लेते हैं, धुलाई घरों की, ड्राई क्लीनिंग शॉप की या लॉन्ड्रीज की। ठीक है, क्लियर है ये चीज? छात्रावास किसको बोलते हैं? हॉस्टल को बोलते हैं। ठीक है, ओके मैम। जहाँ बच्चे रहते हैं ना, कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वो हॉस्टल हो गया। व्यवसायिक धुलाईघर विभिन्न, अब ये जो व्यवसायिक धुलाईघर है ये एक छोटे धोबी से लेकर एक बड़ी इंडस्ट्री तक हो सकती है। ठीक है, तो ये एक इंसान जो अपना खुद का खोलकर 4 लोग बस मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी आपका धुलाईघर हो सकता है। और एक बड़ा जिसमें कई सारे, जैसे अभी हमने वीडियो देखी थी कितने सारे लोग काम कर रहे थे, एक वो भी हो सकता है। तो प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। जैसे धुलाई, हर डिपार्टमेंट होते हैं, एक डिपार्टमेंट धुलाई का हो गया, दूसरा जल निष्कासन का हो गया, तीसरा सुखाने का हो गया, चौथा प्रेस करने का हो गया। तो यूनिट्स होती हैं वो डिवाइड की जाती है वहाँ पे। कुछ धुलाई घरों में अस्पताल और संस्थाओं के लिए अलग खंड हो सकते हैं। अब कई जो धुलाई घर हैं वो नॉर्मल घरों के कपड़े, डोमेस्टिक कपड़े और जो हॉस्पिटल के कपड़े जो होते हैं वो उनको अलग तरीके से करता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के, जैसे अभी हमने ना कोविड के केसेस में लोगों को अभी इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है, तो इसीलिए हॉस्पिटल में इन्फेक्शन का और बैक्टीरिया और इस तरीके के जीवाणु वगैरह होते हैं, कपड़ों में होते हैं, जो कि अगर मिक्स कर देंगे हम डोमेस्टिक कपड़ों के साथ तो रिस्क हो जाता है कि उनकी सेफ्टी के साथ। तो इसीलिए कुछ धुलाईघर जो अस्पतालों से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो उनके लिए अलग खंड बना देते हैं और व्यक्तिगत तथा निजी कार्यों के लिए अलग खंड बना देते हैं। उनमें निर्जल धुलाई, रेशा विशिष्ट वस्तुएं जैसे ऊनी वस्त्र, रेशमी और सिंथेटिक वस्त्र, कंबल और कालीन जैसे विशिष्ट वस्तुओं के लिए अलग खंड हो सकते हैं। अब जो रोजमर्रा के घर है, जैसे ऊनी वस्त्र मैंने आपको बताया, कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गई या आपके स्वेटर्स वगैरह हो गए, उनके लिए अलग होगा। रेशमी वस्त्र, क्योंकि इन सब के लिए अलग तरीके के सॉल्वेंट का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने डिपार्टमेंट यूनिट अलग अलग करी होती है कि अगर सिंथेटिक कपड़े आएंगे तो ये अलग जगह जाएंगे, रेशमी आएंगे तो ये अलग जगह जाएंगे, ऊनी आएंगे तो ये अलग जगह जाएंगे।
जैसे विशिष्ट वस्तुओं के लिए अलग खंड हो सकते हैं। कुछ धुलाई घरों में रंगाई और जरी पॉलिश जैसी विशिष्ट सुसज्जा की व्यवस्था भी होती है। जरी पॉलिश क्या होती है? जरी क्या होती है? मैम स्टोन्स। जरी जरी मैम जो बॉर्डर लगी रहती है किनारों में। जो आपका इसका काम होता है, ये देखो कहाँ गया, ये देखो, ये जो काम है ना, मोती कढ़ाई होगा। हाँ मोती वाला नहीं, जो आपकी तार है, ये सोने की जिस तरीके से तार दिखती है ना, वो वाली। स्टोन वाला अलग वर्क होता है। जरी का काम होता है आपका सोने की तार की तरह होता है वो। ठीक है, ये दिख रही है ये सब आपको साड़ी सी? यस मैम। ठीक है, ये जो है ये जरी का काम है, ये वाला जो काम है। ठीक है, ये सारा जरी का काम है। ये एम्ब्रॉयडरी जो इसमें है ये सारी जरी की है। ये सारा जो है ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये सारी जरी की है। जरी का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आप इसको सही तरीके से धोओगे नहीं, इसकी केयर नहीं करोगे तो ये काली पड़ जाएगी। जैसे आपका पीतल के बर्तन काले पड़ जाते हैं ना, इस तरीके से ये जरी भी क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो इसीलिए इसको सही तरीके से धोना ज़रूरी होता है। आई बात समझिए? तार है ना सोने चांदी की तरह, जैसे मेटल है तो मेटल ख़राब हो जाता है अगर पानी में डालो तो इसीलिए जरी के अगर आप सही तरीके से ध्यान नहीं रखोगे तो वो काली हो जाएगी और फिर लुक नहीं अच्छा आएगा कपड़े का, कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो उसी में क्या किया जाता है, कई जो ये आपके लॉन्ड्री वगैरह होती हैं वो जरी को पॉलिश भी करते हैं। जैसे आप सोना पॉलिश करवाते हो ना अपना, उस तरीके से चांदी की अपनी कोई चीज़ पॉलिश करवाते हैं, उसी तरीके से वो कपड़े की जरी को भी क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। कुछ लोग कपड़े की रंगाई वगैरह का काम भी करते हैं, जैसे उसको दोबारा से कपड़े का रंग फीका पड़ गया उसको दोबारा से रंग देते हैं। जैसे दुपट्टे हो गए, साड़ियाँ हो गई, इनका रंग फीका पड़ गया तो उसको दोबारा से रंगने का काम भी कई लॉन्ड्रीज वगैरह करती हैं। आई बात समझ? ठीक है, इसके अलावा जो है अधिकांश सिलाई घरों में अब स्टेप क्या होते हैं, जैसे अभी हमने देखा सबसे पहले जो हमने ड्राई क्लीन देखी थी वो कुछ पर्टिकुलर एरिया पे कुछ केमिकल लगा के कुछ साफ़ कर रहे, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो सब कर रहे होते हैं, दाग हटाने का काम कर रहे। तो कपड़े पे अगर कोई दाग लगा हो, कोई जो है आपका कहीं से फटा हो तो उसको रफू कर देते हैं, कहीं से कोई वो हुआ हो, छिज गया हो तो उसको मरम्मत कर देते हैं, कहीं धब्बे लगे हो धब्बे हटा देते हैं। ये सब जो है ये भी वो लोग करते हैं। तो सबसे पहले वो छटाई वगैरह का काम करते हैं, कपड़े की टेस्टिंग करते हैं, अच्छे से इंस्पेक्शन करते हैं कि उस कपड़े में कोई ख़राबी तो नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो ख़राबी को ठीक भी करने का काम करते हैं। अब इन धुलाई घरों में बड़े बड़े उपकरण होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं। इन धुलाइयों की मशीनों में एक चक्र में 100 किलो से अधिक भार, घरेलू मशीनों में 5 से 10 किलोग्राम के भार रहता है, जबकि इनमें 100 किलोग्राम से अधिक भार लेने की क्षमता होती है। यानी 100 किलो तक के कपड़े की ये धुलाई इनकी मशीनें कर देती, इतनी बड़ी मशीन होती है। जबकि हमारे घर में जो है 5 से 10 किलो से ज़्यादा भारी कपड़ा नहीं धुल पाता। तो निर्जल धुलाई के लिए उनके पास अलग मशीनें होते हैं, अन्य उपकरण शामिल होते हैं, जल निष्कासन, शुष्क समतल सतह प्रेस करने के उपकरण, रोलर इस्त्री दिखाई ना मैंने, रोलर इस्त्री कैसे काम करती है, कैलेंडरिंग मशीन जो सिलवटें हटाने का करती हैं, तह लगाने, पैक करने के मेज़, और ये सारे जो होती हैं इनके लिए ट्रॉलियाँ, ये सब भी उपकरण उनके पास होते हैं। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड रखने की पद्धति होती है। रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूर करना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कपड़ा कहीं से आया और चला कहीं और जाए या गुम हो जाए। तो इसीलिए रिकॉर्ड हर समय मेंटेन किया जाता है कि किस कपड़े में रफू किया गया, उसके चार्जेस अलग लगेंगे ना, कहाँ से कपड़ा फटा हुआ था उसको ठीक किया गया, कहाँ बटन लगा हटा हुआ था उसको ठीक किया गया। तो ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है, और कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई उसको, इस सब का भी रिकॉर्ड जो है वो साथ के साथ रखा जाता है, ताकि कपड़ा जो है वो सही व्यक्ति का सही जगह पर ही जाए। जब कोई वस्त्र प्राप्त की जाती है तो उसकी जांच की जाती है कि कोई क्षति अथवा आवश्यक देखभाल की को लिख लिया जाता है, रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे रिसीव हुआ तो टैग लगा दिया गया उसके ऊपर, उस पर देखा, उसका इंस्पेक्शन किया कि उसमें कोई फटा तो नहीं हुआ, जेब तो नहीं निकली हुई, बटन तो नहीं टूटा, और वो रिकॉर्ड मेंटेन किया। ग्राहक को रसीद दी गई जिसमें वस्त्रों की संख्या, उनका प्रकार, तैयार होने के बाद तारीख लिख दी जाती है कि कब मिला था, क्या क्या परेशानियां थी और उसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट हुई, ये सब लिखा।
रसीद के अनुरूप वस्त्रों की सांकेतिक पट्टियों की पद्धति प्रत्येक ग्राहक के रसीद वस्त्र से पहचानने में मदद की जाती है। तो एक इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें कोई टैग वगैरह लगा दिया जाता है जिससे पहचान की जा सके कि कपड़ा किस प्रकार का है। मुझे लगता है आज इतना ही हो पाएगा, अगला हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अटेंडेंस बोल दो। समझ आ गया आज इतना हमने किया? हेलो, Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, इजी चैप्टर है। अब इसके ये कल आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते हमारा एक चैप्टर हो रहा है, फिर हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है चैप्टर? इससे रिलेटेड यही एक नंबर के जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, या आपका सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन कि कैसे काम करती है मशीन वो आ जाता है, और या तो छोटे छोटे की कितने किलोग्राम की कैपेसिटी होती है, कितने तेज स्पीड से चलती है, कि ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ? Okay, ma'am. Okay, चलो ma'am. अटेंडेंस बोलो। 12th जी, कोमल, सोनम, कोमल, पूजा, कोमल 5, 6 निकिता, 7 कविता, 8 अफसाना, 9 नम्रता, प्रेजेंट मैम। 10 नितिका, 11 साहिबा, 12 शालिनी, 13 अनुषा, 14 नीतू, 15 शोभा, 16 कुसुम, 17 रोशनी, 18 मोनिका, 19 सुमन, 20 Yes, ma'am. 19 सुमन, 20 सपना, यस मैम। 21 मीनाक्षी, 22 कुमकुम, 23 प्रीति, 24 राखी, 25 चंचल, 26 सोनाली, 27 रूमा, 28 आशा, 29 पूजा, 30 अंशु, 31 मनीषा, 32 मनीषा, 32 रिंकी, 33 सरिता, 34 शिवानी, 35 काजल, 36 मुस्कान, 37 शिवानी, 38 अंजलि, 39 खुशबू, 40 वर्षा, 41 दीपिका, 42 निकिता, 43 नीरज, 44 भावना, 45 आंचल, 46 शाहीन, 47 सकीना, 48 इकरा, 49 मुस्कान, 50 प्रीति, 51 साबिया, 52 मुस्कान, 53 कशिश, मैम। 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, मैम। 56 जैनब, 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, 61 श्रुति, 62 निधि, 63 उजाला, 64 कार उजाला, उजाला ही है ना? यस मैम। 64 काजल, Yes, ma'am. 65 अदिति, 66 कशिश, 67 देविका, 68 नेहा। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम, मेरी लगा दो प्रेजेंट। लगा दी देविका आपकी। 62 निधि, ना निधि भी है, ठीक है। हाँ, 12 अभी लगा रही हूँ बेटा, 12th आई की भी आ रही हूँ।
रोल नंबर 1 रितिका, 12th आई, 2 रेखा, 3 महक, 4 परमिता, प्रेजेंट मैम। 5 अंजलि, 6 खुशी, 7 पूजा, 8 आरती, 9 पूनम, 10 मोनिका, 11 रूपा, 12 नेहा, 13 प्रिया, 14 शिवानी, 15 अंजलि, 16 प्रियंका, 17 सिमरन, 18 काजल, 19 सपना, 20 शालू, Yes, ma'am. 21 कविता, 22 नैन्सी, प्रेजेंट मैम। 23 नरगिस, 24 सपना, 25 जूली, 26 कोमल, 27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, 30 आमरीन, यस मैम। 31 आफरीन, 32 अक्कू, प्रेजेंट मैम। 33 प्रीति, 34 इसरत, 35 शहनाज, यस मैम। 36 रूबी, 37 अंकिता, 38 राहत, 39 नेहा, 40 अदिति, 41 प्रियंका, 42 श्वेता, 43 ज़ेबा, 44 शिवानी। कोई रह गया जी का या आई का? हो गई सबकी? कोई अगर रह गया इमिडिएटली आप लगा दो अपने क्लास के ग्रुप पे, ठीक है? मैं अभी वैसे लगा दूँगी। चलो ओके।